विशाल सर, अगर हमें एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है तो कौन सी एक किताब है जिसकी बात सब लोग करते हैं? भूपिंदर सिंह। ये मतलब स्टेपल है। किताब इतनी मोटी है, उसमें इतना डेंस इन्फॉर्मेशन है कि पहली बार उसको पन्ने पलट के देख लो तो बीपी हाई हो जाता है सर, इट्स लाइक अ डंबल। जब मैं तैयारी कर रहा था मैंने किताब 20 बार पढ़ी है। आई एम श्योर सर। तो एंड नोबडी टोल्ड अस व्हाट नॉट टू डू अबाउट द बुक। हाँ, मेरे हड़प्पा के नोट्स 40 पन्ने के हो गए थे, या बट सारे फैक्ट्स भरे थे सर। इनफैक्ट 40 पेज का एक चैप्टर है हड़प्पा का यहाँ पे। इस किताब को समझे कि ये यूपीएससी के लिए लिखी हुई खास किताब नहीं, इट्स अ जेनेरिक टेक्स्ट बुक फॉर एवरीबॉडी। इस किताब में ना एक हिडन सुपर पावर है। जिस तरह के या फिर जिस एंगल से यूपीएससी क्वेश्चंस बनाता है वो एंगल्स इस किताब में प्रेजेंट है। अब वो ज़माना गया सर कि हिस्ट्री का मतलब राजा रानी की कहानी, लड़ाइयाँ हुई, रिजल्ट्स निकले, कोई गिरा कोई उठा, वो सब ठीक है, इट इज़ ऑल स्टिल पार्ट ऑफ हिस्ट्री। बट more than that, the UPSC has started to become interested in questions of gender, caste, hierarchies, and this book is giving us a lot of sources. It is highly referenced. इतने सारे citations हैं कि आपको citations की कभी कमी नहीं होने वाली है। इतने सारे historians को इन्होंने रेफर किया हुआ है। The main takeaway now, फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए ऑलरेडी। इट कैन ओनली एक्ट एज अ रेफरेंस बुक, केवल वैल्यू एडिशन के लिए। दूसरा, सो हेलो एंड वेलकम टू लेवल अप आईएएस। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे किताब की जो सब जगह छाई हुई है पिछले 10-15 साल से। लेट मी आस्क विशाल सर ओनली। विशाल सर, अगर हमें एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है अ, तो कौन सी एक किताब है जिसकी बात सब लोग करते हैं? सर, सबके लफ्ज पे तो एक ही, सबकी जुबान में एक ही लफ्ज है, भूपिंदर सिंह। ये मतलब स्टेपल है। आप किसी टॉपर से पूछ लीजिए, किसी हिस्ट्री ऑप्शन के स्टूडेंट से पूछ लीजिए, इवन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट से पूछ लीजिए, या फिर किसी फैकल्टी से पूछ लीजिए, सब लोग भूपिंदर सिंह को ही रिकमेंड करेंगे। इट हैज बिकम द मोस्ट स्टैंडर्ड बुक। इवन डीयू के सिलेबस में ऑफिशियली इसी को रखा हुआ है एज टेक्स्ट बुक। भूपिंदर सिंह की किताब, ये किताब सर आई थी 2009 में पहला 2009 में आई थी, तो इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू बिकम 20 इयर्स नाउ। यस, उसके सेकंड एडिशन आके भी 3-4-5 साल हो गए। यस। जो फर्स्ट एडिशन वाज इन मरून रेड कलर, हाँ, ये वाली जो है वो ग्रीन कलर में है। तो सर, दुनिया भर में किताब पढ़ते हैं वो तो अलग बात है, बट जो हमारा अनुभव रहा है वो ये रहा है कि अगर कोई बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, सिविल सर्विस की पहली बार, एंड हिस्ट्री ऑप्शन लेके आ चुका है, फॉर दैट पर्सन टू स्टार्ट विद दिस बुक इज समथिंग ऑफ। थोड़ा क्लैरिटी की जरूरत है इसमें। सी, द थिंग इज दैट फॉर बिगनर्स दिस बुक पोजेज अ फ्यू प्रॉब्लम्स। वो तो हैं सर, बिल्कुल हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो सर, किताब इतनी मोटी है, उसमें इतना डेंस इन्फॉर्मेशन है कि पहली बार उसको पन्ने पलट के देख लो तो बीपी हाई हो जाता है सर, इट्स लाइक अ डंबल। हाँ सर। सही में वर्जिश हो जाती है, हेवी बुक, टू मेंटल फिजिकल दोनों का एक्सरसाइज हो जाता है है सर। ना। और स्पेशली इफ यू लुक एट द इम्पोर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडिया इन हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर। हाँ, तो नया स्टूडेंट उसको रैशनलाइज नहीं कर पाता है कि अगर मेरा एंशिएंट इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, जो कि मैंने इसको पढ़ने के बाद मान लीजिए कर लिया, तो आउट ऑफ द पॉसिबल 3 क्वेश्चंस, एक तो मेरा कंपलसरी है, तो वो तो मुझे करना ही करना है, मैपिंग वाला है, हैज नथिंग मच टू डू विद दिस बुक। मैं उसके अलावा एट मोस्ट 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकता हूँ। 100 मार्क्स आई कैन गेट आउट ऑफ दिस बुक, वो भी एट मोस्ट, विच इज व्हाट, roughly 20% of the total weightage of all the history optional 500 में से 100। एंड अगर पढ़ने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आया तो मैं ये मन बना के जाऊंगा कि नहीं, मैं एक एडिशनल क्वेश्चन करूंगा, तो दैट गिव्स यू व्हाट 10% रिटर्न। और ये किताब ही केवल पढ़ने में, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, ढंग से पढ़ने में कम से कम 4 बार पढ़नी पड़ेगी, एंड उसमें भी आपको कई बार मतलब क्लैरिटी नहीं होगी, पूरी नहीं होगी, तो यू विल हैव टू डू मल्टीपल इटरेशंस। जब मैं तैयारी कर रहा था मैंने किताब 20 बार पढ़ी है। आई एम श्योर सर। मतलब पूरी रट गई थी। हाँ, मेरा भी फर्स्ट सिमिलर एडिशन, एक्सपीरियंस, सेकंड बाद में आया है। हाँ, लेकिन सिमिलर एक्सपीरियंस है सर मेरा भी। तो nobody told us what not to do about the book. हाँ, तो दैट इज व्हाट वी वांटेड टू क्लैरिफाई इन फैक्ट कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सर, एक तो ये है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आता, बहुत ज्यादा बल्कि है, दैट इज द फर्स्ट बैरियर इसके लिए। सर, इसमें और एक चीज है, इसमें इतना ज्यादा डेटा है। हाँ, एक किताब की जो खासियत, जो अच्छी बात है, वो है कि देयर इज अ डिफरेंस इन आर्गुमेंट एंड फैक्ट्स, जो हम बच्चों को बोलते हैं। बिल्कुल सर। बट भूपिंदर सिंह मैम ने आर्गुमेंट्स वो को सर सपोर्ट डिस्टिंक्शन करने के ब्लर लिए हो गया है। इतने फैक्ट्स दिए हुए हैं टू सपोर्ट द आर्गुमेंट, कि एक आर्गुमेंट अगर है तो उसके 4, 5, 6, 7, 10 फैक्ट्स
to support the argument. हड़प्पन सिविलाइजेशन खोल के देख लीजिए, देयर इज अ डिबेट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक थ्योरी है ग्रेजुअल ओरिजिन थ्योरी की या फिर लोकल ओरिजिन थ्योरी की। अब उसको सपोर्ट करने के लिए द वेरी आइडिया दैट ग्रेजुअली ओरिजिन हुआ है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, उसमें मान लीजिए टोटल 5 आर्ग्यूमेंट्स हैं, बट फैक्ट्स उन्होंने 100 से ज़्यादा दे रखे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए एविडेंस के तौर पर। तो इनफैक्ट शी गोज कि हड़प्पा के साइट में इस लेयर पे जाकर के देखोगे तो ये मिलेगा, इस लेयर पे जाके देखोगे तो ये मिलेगा, इस लेयर पे जाके देखोगे तो ये मिलेगा। इस सब की ज़रूरत है नहीं सर, बट क्योंकि वेटेज उसके ऊपर इतना ज़्यादा है तो इस वजह से ये इंप्रेशन लगता है, मिलता है कि दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट ओवर हियर, एंड उसी में लोग खो जाते हैं सर। मे बी इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अदर्स आउटसाइड यूपीएससी एग्जाम, उसके ऊपर जजमेंट पास नहीं कर रहे हैं। यूपीएससी के लिए, यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में इवन इन नॉट ओनली हड़प्पा, लॉट ऑफ इनिशियल चैप्टर्स, यहाँ पे साइट्स के आफ्टर साइट्स एंड हर साइट के रिपोर्ट्स आफ्टर रिपोर्ट्स, इतना डेटा है, इट अपीयर्स एज इफ it is a book on archaeology first, history later, at least if you look at some initial chapters. Yes. And maybe that was the intention also कि archaeology should get enough respect and stationing in history का किताब. Yes. But for the exam point of view इतनी archaeology नहीं चाहिए हमें. नहीं चाहिए सर. Even for the mapping हमें लिखने होते 4 points और यहाँ पे होते 4 पन्ने. अब ऐसे सोचे कि if I am a student and even if I know कि मुझे 4 points ही चाहिए, but 4 पन्ने पढ़ के कौन से 4 पॉइंट्स निकालना, एंड वंस यू रीड दैट ना, ऐसा लगेगा कि रैशनली आई शुड नो अबाउट ऑल दीस थिंग्स, सारे इट इज वेल प्लेस्ड, लेकिन वो हमारे पर्सपेक्टिव के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नए बच्चों को ये डिस्टिंक्शन करना पॉसिबल नहीं होता। इसकी प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। इट हैज गॉट लॉट ऑफ डेटा, दैट इज अनदर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ इट बिकम्स वेरी हेवी बुक। यस सर, एक और चीज कि ये बुक ना कुछ प्रिजम्पशंस ले करके चलता है अबाउट व्हाट वी एज प्रोडक्ट्स ऑफ द इंडियन स्कूलिंग सिस्टम ऑलरेडी अंडरस्टैंड अबाउट हिस्ट्री, राइट? लेकिन सर आप भी वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूँ हमारे स्कूल सिस्टम से, कॉलेज सिस्टम से। फोकस किसके ऊपर होता है सर? रट्टा एंड नरेशन। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर उतना फोकस नहीं होता है। सर मैं थोड़ा यहाँ पे ना डाइवर्ट करना चाहूँगा, हाँ, थोड़ा सा किताब से हटके एक सेकंड के लिए, कि हम रट्टा फिक्शन के लिए किसको गुनहगार ठहराते हैं? मैकॉले को, अंग्रेजों को, कॉलोनियल एरा को। इफ यू गो टू द एरा ऑफ मुगल्स एंड सल्तनत, मदरसा में भी क्या होता है, पूरी आप कुरान शरीफ रट लेते हो, मतलब पता है नहीं पता है, इट्स हाईली डाउटफुल। इफ यू गो इवन बिफोर दैट टू वैदिक एरा, वेद भी पूरे ओरल कल्चर रटे हुए हैं, लोग कई सारे मतलब उसके भूल जाते हैं। तो रट्टाफिकेशन इज सर रट्टाफिकेशन, लेकिन जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स थे दैट वाज सपोज टू एक्ट एज द बेसिक लेयर ऑफ नॉलेज। उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन वाला लेयर और आना था। यहाँ पे क्या होता है, दैट बेसिक लेयर बिकम्स द क्वालिफाइंग लेयर। आपको मेरिट उसी के बेसिस पर जज किया जाता है। दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी, बट शी अज्यूम्स कि हमारे पास वो इंटरप्रेटिव लेयर ऑलरेडी है, जो कि नहीं है सर। तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक। तो आप तैयारी करने आ जाओ, फर्स्ट दिन किताब खरीदो, इम्प्रेस होके एंड पढ़ना शुरू कर दो, तो यू विल गेट लॉस्ट इनटू लॉट ऑफ नहीं, तो प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से हम हिस्ट्री को समझते हैं, वी अंडरस्टैंड इट कि भाई जो किताब में लिखा हुआ है एक नरेशन, दैट इज हाउ हिस्ट्री अनफोल्डेड एंड देयर इज नो डिबेट अबाउट इट, बट दैट इज नॉट द केस। आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एग्जिस्ट विद इन हिस्ट्री। एक ने इंटरप्रेट किया, दूसरे ने काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया उसका, एंड देन दोनों को सिंथेसाइज करके फाइनल आउटकम निकलता है, हमारा अंडरस्टैंडिंग उससे शेप होता है। दिस बुक प्रिज्यूम्स कि ये अवेयरनेस आपको है एंड यू विल बी एबल टू अप्लाई दिस अवेयरनेस इन एवरी थीम। वो बच्चों को नहीं होता, तो गैप है। और इसी गैप का एक और परिणाम होता है जब यू स्टार्ट टू टेक नोट्स ऑफ दिस बुक्स। हाँ सर, मतलब आई हैव पर्सनली ट्राइड बैक इन आई थिंक 2013 और 2014 जब मैंने पहली बार किताब पढ़ी, मैंने भी किया था सर। हाँ, तो मैंने इतने नोट्स निकाले, मेरे हड़प्पा के नोट्स 40 पन्ने के हो गए थे, बट सारे फैक्ट्स भरे थे सर। इनफैक्ट 40 पेज का एक चैप्टर है हड़प्पा का, यहाँ पे उससे बड़े मेरे नोट्स हो गए थे। तो दिस इज वो फिल्टर कहाँ लगाना है, हाँ, हमें पता नहीं होता है द स्टूडेंट। तो बिकॉज सर बात सिंपल है ना, इट इज नॉट रिटन फ्रॉम द यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव। आई थिंक दैट इज द फंडामेंटल पॉइंट दैट वी शुड टेल टू ऑल द स्टूडेंट्स। ये किताब बड़ी अच्छी है, it's very useful, it's very comprehensive, it's very authoritative, it's very student friendly, सब कुछ है। But in our specific use case of UPSC CSE history optional, if you come from various backgrounds, this book rather than becoming solution may end up becoming another major problem that will eat into the time and vitality.
तो इस किताब को समझे कि ये यूपीएससी के लिए लिखी हुई खास किताब नहीं है, इट्स अ जेनेरिक टेक्स्ट बुक फॉर एवरीबॉडी। तो यस, एंड सर वन मोर थिंग कि यस इट इज अ वेरी गुड बुक, इट कवर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट वंस अगेन एट द एंड ऑफ द डे ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, नॉट ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स। कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पे यूपीएससी का फोकस दोबारा से आ रहा है। दोबारा से इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते थे ट्रेडिशनल टाइप के, ओल्ड टाइप के क्वेश्चंस, ओल्ड थीम्स, जैसे सर पल्लवा चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट, लास्ट 2 years दोनों साल लगातार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। वेरी ब्रीफ मेंशन इन दिस बुक। I think Chalukya Pallava conflict was the very standard theme back in the days. Yes. Till 1960s, 70s, 80s तक वो standard theme थी, and in the old textbook वो cover होती है। Yes. जब सवाल पुराने किस्म के होते थे, फैक्चुअल क्वेश्चंस, राइट, 60 मार्क का क्वेश्चन ऑन फेज 1, फेज 2, फेज किसने किसको मारा, कौन राजा था, कौन सा बैटल था, कौन सा ईयर था, रट के जाते थे। Yes. नाउ उपेंद्र सिंह की जब किताब आई है, one of the strengths, एक सेकंड सर, one of the other strengths of this book is कि connected history देती हैं, for example India's interaction with different cultures and the impact of these interactions. So while she gives a very good perspective about India's relationship with Central Asia or with China or Southeast Asia, लेकिन अरब कॉन्क्वेस्ट या फिर अरब कॉन्टैक्ट के ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं है, तो दैट इज आल्सो अ ब्लाइंड स्पॉट। वो एक दो बंदे में उन्होंने खत्म कर दिया, रैप अप कर लिया है। खत्म कर दिया। तो ऐसे कई सारे ट्रेडिशनल एरिया जहाँ पे सवाल पूछती है, अगर वो ट्रेडिशनल एरिया है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी उपेंद्र सिंह मैम हैज नॉट गिवन देम इनफ फोकस, क्योंकि इन हर अंडरस्टैंडिंग आई एम प्रिज्यूमिंग कि वो तो जमाना खत्म हो चुका है। बट यूपीएससी हमेशा उनके साथ समय के साथ चले ऐसे जरूरी नहीं है, उनके कुछ सवाल काफी एडवांस भी होते हैं, कुछ सवाल काफी ओल्ड स्कूल भी होते हैं, हमें दोनों करना है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक कमीशन है, तो इट हैज द पावर टू बी अनप्रेडिक्टेबल, टू सरप्राइज यू। तो पुराने जमाने के सवाल भी दोबारा कभी भी आ सकते हैं। सर फिर भी एक बात है, यूपीएससी के एंशिएंट इंडिया के सेक्शन में हर साल मेंस एग्जाम में एक दो सवाल तो ऐसे होते हैं वो डायरेक्टली किताब से आते ही आते हैं। सर नॉट ओनली दैट, इस किताब में ना एक हिडन सुपर पावर है। जिस तरह के या फिर जिस एंगल से यूपीएससी क्वेश्चंस बनाता है, वो एंगल्स इस किताब में प्रेजेंट है। दैट इज ट्रू, दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी डिस्कस, वी कांट विश अवे दिस बुक। ये किताब पढ़नी है, रखनी है। तो लेट अस ट्राई टू फर्स्ट एनालाइज इन ब्रीफ कि ऐसी कौन सी चीजें, कौन सी खूबियां है, स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस बुक फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें क्या क्या अच्छी चीजें हैं व्हिच मेक इट इंडिस्पेंसिबल। ठीक है सर। तो एक तो सर एक एंगल जो कि यूपीएससी इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टेड इन इज एक्सप्लोरिंग इंटीग्रेटेड हिस्ट्री। तो इंटीग्रेटेड हिस्ट्री मतलब वेरियस डायमेंशंस ऑफ हिस्टोरिकल चेंज, चाहे पॉलिटिकल डायमेंशन हो, सोशल डायमेंशन हो, कल्चरल डायमेंशन हो, इकोनॉमिक डायमेंशन हो, एटसेट्रा। ये एक दूसरे को से कैसे इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिलेशनशिप बिटवीन रॉयल आइडियोलॉजी एंड द फॉर्म्स ऑफ आर्ट, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है विच द यूपीएससी हैज बिकम वेरी इंटरेस्टेड इन, नॉट ओनली एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया में भी, राइट। एक थीम हो सकता है द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमी एंड रिलीजन और रिलीजन एंड इकोनॉमी, वाइस वर्सा, राइट। तो संघ का इन्फ्लुएंस इकोनॉमी को शेप करने में एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस ऑन शेपिंग द संघ, बुद्धिस्ट संघ या बुद्धिस्ट संघ। आजकल संघ का मतलब थोड़ा अच्छा नहीं, बुद्धिस्ट संघ, वो मॉरियन, पोस्ट मॉरियन, वो आने की बात कर रहे हैं। तो these kinds of angles are present in this book sir। ये एक बहुत इंटरकनेक्शंस इन वेरियस साइलोज, वरना हम जो कि पुरानी किताबें पढ़ते हैं साइलोज में होती है, पॉलिटिकल सेक्शन अलग, इकोनॉमिक अलग, सोशल अलग। नाउ दे आर इंटरकनेक्टेड। Yeah, they are both। I think one example you said कि how Buddhist Sangha played economic role very actively. Similarly, temple institutions also played economic role very actively. Yes. Temple institutions also are playing social role. We also have impact of royal ideology on art, जैसे कि कुषाण की बात करें, कुषाणास were therefore at that time a very cosmopolitan and eclectic, तो you can see the art form on the coins of कुषाणास। बिल्कुल सर। तो ये सारा इंटरकनेक्शन यूपीएससी ने सवाल ये पूछा है, कुषाण कॉइन के ऊपर अलग सवाल पूछा है। बिल्कुल सर। संघ के ऊपर सवाल पूछा है सर। माइग्रेशन एंड कल्चर के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। यस। द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न पीरियड ड्यू टू फॉरेन कॉन्टैक्ट्स, ड्यू टू द पेजेंटाइजेशन ऑफ ट्राइब्स, इस तरह के एंगल्स एक्सप्लोर करने लग गए हैं। तो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थीम्स जो कि और किताबों में इतना डीपली नहीं इन्वेस्टिगेट किया जाता है, यहाँ पे किया जाता है सर। दैट इज वन थिंग फॉर व्हिच वी कांट अवॉइड दिस बुक। यस। और बताइए। और सर पुराना जो हिस्ट्री था उसके कुछ फेवरेट एरियाज ऑफ फोकस हुआ करते थे विच लेफ्ट अ ब्लाइंड स्पॉट
एंड कुछ निग्लेक्टेड एरियाज ऑफ हिस्ट्री इमर्ज हो गए। इन्होंने उसके ऊपर बहुत स्पेशल फोकस दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अब वो ज़माना गया सर कि हिस्ट्री का मतलब राजा रानी की कहानी, लड़ाइयाँ हुई, रिजल्ट्स निकले, कोई गिरा कोई उठा, वो सब ठीक है, इट इज़ ऑल स्टिल पार्ट ऑफ हिस्ट्री। बट more than that, the UPSC has started to become interested in questions of gender, caste, hierarchies, neglected regions, etc. तो इसके ऊपर सफिशिएंट फोकस पहले की हिस्ट्री नहीं देती थी, पहले की किताबें नहीं देती थी। यूपीएससी अब इसके ऊपर फोकस करने लग गया है, एंड डॉक्टर सिंह हैज आल्सो फोकस्ड अपॉन दिस। सर खास करके इफ यू गो टू एनसीईआरटी, आर एस शर्मा की एनसीईआरटी हो, तो जनरली वी सी कि एवरी एरिया में, एवरी चैप्टर में यू हैव पॉलिटिकल स्टोरी, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, रिलीजन एंड कल्चर। तो जो रिलीजन वाला सेक्शन होता था वो बहुत एक दो बंदे में निपटा देते थे। यस, Upinder Singh has gone in details of religion. It has gone much beyond UPSC's requirement also at some places. Shaivism, Vaishnavism, Shaktism, उसका evolution क्या हो रहा है, तो वो सारे एरिया है जो कि यूपीएससी ज्यादा नहीं पूछती थी, अब पूछ रही है। हाँ, जैसे आपने कहा कि कास्ट एंड जेंडर, दूसरा है निग्लेक्टेड रीजन्स, ऐसे ऐसे पॉलिटीज जो पॉलिटिकली बड़े फेमस ना हो बट दे हैव मेजर रोल कल्चरली, एंड फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स भी कई सारे हैं जो कि नॉर्मल किताबों में नहीं मिलते, यूपीएससी पूछती, यहाँ पे कवर हो सर रहा है। बहुत आसानी से यूपीएससी सवाल पूछ सकता है कि हाउ डिड द इवॉल्विंग रिलेशन बिटवीन द मौर्यन एम्पायर एंड द अत्विकास शेप मौर्यन पॉलिसी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। व्यूज ऑफ द अर्थशास्त्र ऑन दिस, क्योंकि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिवल इंडिया अमुक्तमाल्यदा में ऑलरेडी पूछ चुका है ये, ब्राह्मण्स, फोर्ट्स एंड डिस्पर्स्ड ट्राइबल ग्रुप्स। तो दीज आर द थीम्स दैट द यूपीएससी हैज स्टार्टेड टू गेट इंटरेस्टेड इन। अब यहाँ पे भी पूछ सकता है सर उतने। ट्राइबल हिस्ट्री तो सर आजकल बहुत ज्यादा, यस सर, है ना, हाँ सर, बिकॉज दे हैव नॉट लेफ्ट बिहाइंड लॉट ऑफ रिटन सोर्सेस देमसेल्व्स, तो रिकंस्ट्रक्ट करना बड़ा मुश्किल है, बट थ्रू कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड सेकेंडरी आउटसाइड रेफरेंसेस रिकंस्ट्रक्ट हो रही है। सर अभी मैंने सर कल व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट आर द सोर्सेस टू रीड हिस्ट्री, अब ये नया डिबेट, ओरल हिस्ट्रीज, विजुअल हिस्ट्रीज, इनके ऊपर पहले के जमाने में फोकस नहीं होता था। वो पुराने हिस्टोरियंस इनको करेक्ट सोर्स मानते ही नहीं थे, रिलायबल मानते नहीं थे। अब फोकस शिफ्ट होने लग गया। परसों रिकॉर्डेड लेक्चर में आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर, तो उसमें 2-3 पॉइंट्स ऐसे रहे इस साल में, पिछले एक साल 12 महीने के अंदर अंदर हुआ है ये, कि इनसाइड द फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, इंस्क्रिप्शंस मिलना शुरू हो गए हैं, एंड दे रेफर टू लोकल ट्राइब्स आल्सो। तो ट्राइबल्स वेर नॉट सो आइसोलेटेड एज वी थिंक ड्यू टू ब्रिटिश थिंकिंग। ट्राइबल्स एंड सेटल्ड सोसाइटी वेर ऑलरेडी इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। तो ये जो कनेक्शन से अब सामने आ रहे हैं, तो फॉरेस्ट एंड ट्राइब के बारे में किताब काफी लेटेस्ट लेके आती है, जो यूपीएससी जहां तक नहीं पहुंची है, बट आई थिंक पहुंच जाएगी। हाँ सर, थोड़ा सा एक कदम आगे पहुंच जाएगा सर। तो सर पर्पस ऑफ कोचिंग इज कि आप जो आने वाला ट्रेंड है उसको थोड़ा सा एंटिसिपेट करो, थोड़ा सा प्रिडिक्ट भी करो। अपना जो पेडागोजी है इन अकॉर्डिंग्स विद द एक्सपेक्टेड थीम्स थोड़ा सा मॉडिफाई करना जरूरी है, अदरवाइज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज गोइंग टू बिकम वेरी स्टैटिक, एंड रीडिंग दीज काइंड्स ऑफ बुक्स उसका कोई वैल्यू नहीं मिल पाएगा। सर एक चीज जो हमने 5 साल से करी हुई है वो है आईकेएस। यस, तो इन अवर सिलेबस, इन अवर नोट्स, इन अवर लेक्चर्स वी इंक्लूडेड लॉट ऑफ आईकेएस, एंड इट पेड सो गुड डिविडेंड्स कि अभी 3 साल से ये सवाल पूछ रहा है सर, और हमारे साइंस, मैथ्स, कल्चर, डांस, सब जगह पे पूछ रहा है, फिलॉसफी एंड एनसीईआरटी में वो अच्छे से कवर नहीं हुआ नहीं ना, तो वो है। तो इन दिस बुक कवर्स आईकेएस इन सम गुड डिटेल्स। Yes, तो वो एक तो ये कुछ नई थीम्स हैं, जैसे कि फॉरेस्ट का इन्फ्लुएंस ऑन शेपिंग हिस्ट्री, ट्राइबल्स का इन्फ्लुएंस ऑन शेपिंग हिस्ट्री, द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस कास्ट ग्रुप्स ऑन शेपिंग हिस्ट्री, कि कास्ट का जो प्रोलिफरेशन है दैट वाज नॉट बीइंग डन ड्यू टू चेंजेस ओनली एट द टॉप, रादर ग्राउंड लेवल पे भी कुछ चेंजेस हो रहे थे जिसकी वजह से कास्ट का क्रिएशन कोएलिसेंस होता है। तो दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस सर, दैट इज, दीज आर द न्यू थीम्स व्हिच आर बिकमिंग। जैसे किताब में एक और नया ट्रेंड आया है, हाँ, स्पेशली इन द सेकंड एडिशन, द ग्रीन वाली एडिशन, कि विजुअल सोर्सेस के ऊपर। यस सर, तो इन अवर सिलेबस ऑफ एंशिएंट इंडिया फर्स्ट चैप्टर इन ऑफिशियल सिलेबस इज सोर्सेस। और उसमें कौन कौन से सोर्सेस है सर? आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस। विद इन आर्कियोलॉजिकल जो होते हैं वो कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस वगैरह होते हैं, एक्सकवेशन वगैरह, उसमें एक नई कैटेगरी ऐड होगी, विजुअल सोर्सेस, एंड दोस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्शन आल्सो टू टेक्सचुअल सोर्सेस। यस सर। तो एक सर फेमस एग्जांपल है कि जब ओरिएंटल स्कॉलर्स इंडिया के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो दे एम्फसाइज ओनली अपॉन टेक्सुअल हिस्ट्री, टेक्सुअल मतलब रिटन रिकॉर्ड जो थे उसके ऊपर फोकस किया। जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह थे उसको ज़्यादा उन्होंने नहीं तवज्जो दी। तो
क्वेश्चन आया अबाउट बुद्धिज्म, तो टू अंडरस्टैंड बुद्धिज्म व्हाट दे डिड वाज दैट दे स्टडीड द टेक्स्ट, वहां से उन्होंने फिलॉसफी को एक्सट्रैक्ट किया, दैट इज व्हाट दे एक्सप्लेन्ड वाज बुद्धिज्म वाज ऑल अबाउट। एंड जब क्वेश्चन आया कि अरे यार लेकिन फिर ये स्तूपाज, चैत्याज, विहाराज, हाउ टू मेक सेंस ऑफ दीज, डिड दे नॉट कंट्रीब्यूट टू हाउ द रिलीजन वाज एक्चुअली प्रैक्टिस्ड और नॉट, तो उन्होंने बड़ा कन्वीनियंटली बोल दिया कि नहीं, ये जितना भी बिल्ट अप एनवायरनमेंट है इस रिलीजन से रिलेटेड, दिस रिप्रेजेंट्स द ले एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलीजन, यानी कि ये एक्सपर्ट फॉलोअर्स नहीं है, ये ले फॉलोअर्स हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए किताबें हैं। तो किताबें फॉर रिलीजियस एलिट्स and monuments for the lay people. Yes sir. ये dichotomy बना कर रखी थी उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। Now we know it is not true. It is not. There is overlap between the two, sir. For example, in the case of the Sachi stupas, तो वहाँ पे तो it was the Sangha itself, yes, which was orchestrating the construction, patronization of those stupas. They were deeply involved in the design of those stupas. तो इसका ये मतलब नहीं है that there is complete disconnect between what was happening in the Sangha and what was happening outside. There was overlap between the two. And ये awareness आना चाहिए. And it cannot be कि केवल जो मंक्स हैं वो शेप कर रहे हैं बिल्ट अप एनवायरनमेंट को, बिल्ट अप एनवायरनमेंट इज आल्सो गोइंग टू शेप द फिलॉसफी ऑफ द संघा, बट दैट वी नो ओनली व्हेन वी लुक एट विजुअल सोर्सेस एज मच एज वी डू एट टेक्सचुअल सोर्सेस। यस सर। तो ये जो है ये साथ में इन्होंने लाया इंटीग्रेट करने की कोशिश। सो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इफ इट रिफ्लेक्ट्स इन आवर आंसर्स। यस, अपने आंसर में सर एक और बात है यूपीएससी में, अगर स्टूडेंट्स राइट सोर्सेस वेरी वेल कि हाउ डू यू नो व्हाट यू नो, प्राइमरी सोर्सेस, सेकेंडरी सोर्सेस, विजुअल सोर्सेस, तो नंबर्स पढ़ने की गुंजाइश ज्यादा होती है। एंड दिस बुक इज गिविंग अस अ लॉट ऑफ सोर्सेस। इट इज हाईली रेफरेंस, इतने सारे साइटेशंस हैं कि आपको साइटेशंस की कभी कमी नहीं होने वाली है। इतने सारे हिस्टोरियंस को इन्होंने रेफर किया हुआ है फॉर सब्सटैंशिएटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको हिस्टोरियोग्राफी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड सिंस the entire idea is to bring about the nuance of history, the book is very very debate rich. तो out of all the debates जो कि ancient India में relevant हैं, roughly 70 to 80% I believe इस किताब में अच्छे से cover हो जाते हैं। तो that is why and सवाल भी वहीं से आते हैं। yes sir, I think ancient India के जो question 2 and 3 में 6 सवाल होते हैं, उस 6 सवाल 2 2 3 4 9 सवाल होते हैं। Out of 9 questions, at least 4 to 5 questions are debate-centric questions every single year. Yes sir. तो होते ही होते हैं। हिस्टोग्राफी को डेवलप करने में किताब with sources, with debates, with historians' names, it gives us very good support. And lastly sir, वही जो awareness होना चाहिए कि भाई the history that we are reading in our textbooks, that is the refined product of a long period of dialogue between scholars. तो पहला जो भी प्राइमरी सोर्स है उसको कोई हिस्टोरियन कन्फ्रंट करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, अपने ओपिनियंस देगा रिगार्डिंग दैट, देन somebody else who does not agree with their interpretation is going to review the source material once again, review the initial interpretation and give counter arguments, and then तीसरा लेयर आएगा, तीसरा कोई हिस्टोरियन आएगा, वो कुछ और बोलेगा, एंड देन इन पोजिशंस के बीच में मतभेद होगा, आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, पीयर रिव्यूज होंगे, एंड देन अ कंसेंसस इज जनरेटेड। तो ये अवेयरनेस, दिस इज हाउ हिस्ट्री इज मैन्युफैक्चर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और वो यहाँ पे है। yes. कुछ सवाल डायरेक्टली सोर्स पे आते हैं, yes. कुछ सवाल डायरेक्ट डिबेट पे आते हैं, कुछ सवाल में डिबेट्स आर implied by the statement in the question, and somewhere we can just insert some sources also. In all the 4 cases, किताब के references are going to be very useful. किताब में दिया हुआ perspective of debate is going to be very useful. Sir, one more thing, केवल sources ये substantiate करने के लिए नहीं है, किताब में there is evaluation of each of these sources also. Yes. For example, एक सवाल हो सकता है बड़ा सिंपल सा, how does Kalhana's Raj Tarangani help us reconstruct the political history of Kashmir? दूसरा सवाल हो सकता है, evaluate Kalhana's Raj Tarangani for the critical for the reconstruction of Kashmir's history. अब दोनों में हो सकता है कि कल्हना कॉमन फैक्टर हो, लेकिन आंसर कंप्लीटली डिफरेंट होगा क्योंकि क्वेश्चंस ही अलग अलग हैं। यस। तो सर इसमें एक और पॉइंट है इस किताब का जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा, दैट बुक इज जितना हो सके उतना अनबायस्ड। हाँ सर, इट डजंट टेक अ स्टांस कि भाई ग्लोरीफाई दिस, एडमिट्स कि बायस तो कहीं ना कहीं आता ही आता है, बट आई बिलीव शी हैज डन हर वेरी बेस्ट to give a balanced outlook of history.
इवन इन द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ शी सेज, उसने हाँ। कोट जो किया हुआ है कल्हण को ही कोट किया हुआ है कि व्हाट इज कल्हणा's आइडिया ऑफ हिस्ट्री, टू बी डिस्पैशनेट लाइक अ जज। लाइक अ जज, कि हमें प्यार ना करने नफरत करनी है, सारे एविडेंस लेने हैं और इम्पार्शियली जज करना है, एंड दैट इज एन आइडियल फॉर हर आल्सो। यूजुअली सर जब हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो वी हैव अ लॉट ऑफ प्री कंसीव्ड नोशंस इन आवर माइंड कि ये पीरियड हमारे लिए अच्छा था, ये पीरियड खराब था। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिड योरसेल्फ ऑफ ऑल दीज बायसेस। दैट इज वेयर दिस बुक कम्स इन। And that helps us in answer writing to write proper conclusions as well. हाँ सर, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बैलेंस अगर कंक्लूजन चाहिए तो दिस बुक कैन बी वेरी यूजफुल। एंड सर वन मोर स्ट्रॉन्ग सूट, अब सर there is more of an effort in history writing to not look at Indian history as if it developed in isolation with the Yes. in context to the rest of the world. Indian history was part and parcel of the global fabric of historical change. यहाँ पे ये एंगल उन्होंने लेकर के आया है, काफी अच्छे से लेकर के आए हैं। तो very many examples of that. यस, The most typical one is Silk Road trade. हाँ, सिल्क रूट ट्रेड, उसका इंडिया पे इन्फ्लुएंस, It was not only the डिफ्यूजन हुआ, बाहर बुद्धिज्म निकला, तो सेंट्रल एशिया चाइना के ऊपर क्या फर्क, it is not only a trade of commodity but also of culture. कल्चर ऑफ आइडियाज ऑफ पीपल ऑफ कस्टम, सब कुछ ट्रैवल कर रहा And है। then Indian Ocean trade भी तो है. इंडियन ओशन ट्रेड ऑल्सो। अरे सर, मूर्ति पूजन इंडिया में क्यों इमर्ज होता है? शी डील्स विद इट वेरी वेल। It was due to the influx of Central Asian and Greek influences, as also the expansion of agriculture that took place during the post-modern period, जिसकी वजह से tribal cultural influences and these foreign cultural influences they became mainstream, Yes. right? उनको religious royal patronage मिलने लग गया। तो this kind of awareness this book gives very well. बाकी किताबों में इस तरह का एंगल मिलना मुश्किल हो जाता है, एंड दैट हेल्प्स यू राइट वेरी नुआंस्ड आंसर्स। So आजकल जो चीजें आ रही, कनेक्टेड हिस्ट्री, नेटवर्क हिस्ट्री, ग्लोबल हिस्ट्री, कंपैरेटिव, तो सारे इसमें यहाँ पे आधारित है। लेकिन सर बात वही है कि वो निकाल के पता होना चाहिए कि दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। Yes. तो सर let me talk about the main takeaway now. हाँ, कि we have seen why this book is important. और प्रॉब्लम क्या क्या है, प्रॉब्लम्स भी क्या क्या है। अब आती है उसको एग्जीक्यूट कैसे। इफ आई एम अ स्टूडेंट हु इज जस्ट स्टार्टिंग प्रिपरेशन, तो इस किताब को फिर मैं कैसे अप्रोच करूं, उसको मैं कैसे डील करूं। आई हैव टू डील विद दिस बुक बट आई डोंट वांट टू आल्सो, कुछ बहुत दिक्कत है। तो समाधान क्या है? सोल्यूशन जरूरी है सर। तो द वेरी फर्स्ट थिंग कि दिस शुड नॉट बी योर इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री ऑप्शनल। मतलब कि ये पहली किताब नहीं होनी चाहिए जो आप हिस्ट्री ऑप्शनल के सिलसिले में पढ़ें। इसके पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं विच यू शुड हैव फुलफिल्ड ऑलरेडी। एक कि आपके पास अच्छे खुद के बनाए हुए नोट्स होने चाहिए इन विच यू हैव कवर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट थीम्स। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होने चाहिए, सारे डिबेट्स कवर हो चुके हैं ऑलरेडी। वो नोट्स आएंगे कहाँ से? कोचिंग से ही आ सकते हैं सर, क्योंकि ये किताब नहीं तो कोई और किताब पढ़िए, उसमें अपने खुद के कुछ चैलेंजेस होंगे। तो कोचिंग ऑफर्स यू दैट एडवांटेज कि वो इट कैन डिस्टिल डाउन एवरीथिंग, वो आपको नोट्स बनवाने में मदद कर सकता है। तो कोचिंग आपकी होनी चाहिए एंड क्रोनोलॉजी पे पूरा कमांड होना चाहिए। ये डाउट नहीं होना चाहिए कि पहले कौन आया, मौर्यंस आया, कुशान्स आया, राइट। तो आपका बेसलाइन वर्क शुड बी डन यस बिफोर यू ओपन दिस बुक। बिल्कुल सर, पहला तो ये चीज है। एक और मतलब आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज दिस बुक इज नॉट योर मेन मटेरियल। हाँ, मेन मटेरियल ये रेफरेंस बुक की तरह है, ये वैल्यू एडिशन के लिए यूज कर सकते हो आप। दैट इज वन पॉइंट। अब एज अ वैल्यू एडिशन भी इसको यूज करना है, तो हाउ डू आई एक्सट्रैक्ट वैल्यू आउट ऑफ दिस बुक? सर तो उसके लिए सर चाबी PYQs ही है, PYQ एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग द PYQs, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंट थीम्स। हर थीम में से किस एंगल से PYQs बन के आ रहे हैं, बिकॉज दैट इज गोइंग टू इन्फॉर्म यू कि आपको कंपस क्या अप्लाई करना है इस बहुत अनफॉरगिविंग टेरेन को कवर करने के लिए। तो वो PYQ के लेंस के थ्रू ही आपको किताब को पढ़ना है। फॉर एवरी चैप्टर सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि गो लुक एट द PYQs। आपने जो अपने नोट्स बनाए हुए हैं उसको रिवाइज करिए, ओनली देन कम टू दिस बुक। So you know what you're looking for, yes, before you look for it, and more important, what not to look for, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बिकॉज ऑब्जेक्टिवली अगर मैं बोलूं, ओनली अबाउट 70% ऑफ दिस टेक्स्ट इज यूजफुल फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल। बाकी जो है इट इज ऑल सपोर्टिंग फैक्ट। तो चाहे आर्कियोलॉजी हो, चाहे साइटेशंस हो, चाहे अननेसेसरी हिस्टोरियोग्राफी हो, वो बाकी की चीजें हैं, वो आपको नहीं चाहिए एग्जाम और सिर्फ फैक्ट्स भी इतने भतेरे हैं। हाँ, तो वी आल्सो नीड टू नो कि अगर ये सवाल आता है
in this question I can write 2 or 3 pages, 250 words or 350 words. सर खो जाएगा In बंदा that, उसमें, हाँ Out of those 350 words, मेरे primary notes already give me enough data for 300 words. मेरे को 50 words एक्स्ट्रा जोड़ने हैं, एक नया पॉइंट, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया एंगल. तो फॉर 50 वर्ड्स आई नीड 2 or 3 फैक्ट्स. तो इफ शी इज गिविंग 20 फैक्ट्स फॉर एनीथिंग, मैंने 2-3 निकाल दिए, मेरा काम हो गया. हाँ बाकी कितने ही लुभावन हो, उससे बचो. नहीं, उसमें नहीं जाना है. वो सर दलदल है जो आपको बुला रहा है आकर्षित True, करके कि true. आओ मुझ में डूबो, तो वो आप avoid और मैं डुबकी लगा चुके हैं उसमें. यस सर, एग्जैक्टली. तो विद दिस कॉशन 3 मेन कॉशनरी टेल्स हाँ. निकले. एक इट्स अ तो रेफरेंस बुक. फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए ऑलरेडी. इट कैन ओनली एक्ट एज अ रेफरेंस बुक, केवल वैल्यू एडिशन के लिए. दूसरा लेंस ऑफ पीवाईक्यू इज वेरी PYQ lens इंपॉर्टेंट. has to be applied while reading this book. And तीसरा, बचो Beware. एक्सेसिव फैक्ट्स से. Yes. ये 3 चीजें करो तो दिस बुक विल गिव यू मैसिव डिविडेंड एंड ह्यूज यील्ड. अगर इन 3 को आप थोड़ा सा गड़बड़ कर दो तो इट मे एंड अप ईटिंग योर एंटायर अटेम्प्ट. यस, है ना? सो बीवेयर, बट डू यूज इट. यस. थैंक यू सर. थैंक यू सर.